नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, अब समय पर मिलेगा न्याय, देश औपनिवेशिक मानसिकता से निकलेगा बाहर। पांच दिन के गतिरोध के बाद संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से शुरू। विदेश मंत्री ने लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर दिया बयान। कहा, एलएसी पर हालात अब सामान्य। तृणमूल की ओर से ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की मांग तेज। समीक भट्टाचार्य ने कहा, सदन नहीं चलने देना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। और महायुति सरकार की शपथ से पहले बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी का बड़ा बयान। कहा, बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी का होना चाहिए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। तीनों कानूनों की अवधारणा प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। इसमें औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाने के बारे में विचार किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे। साथ ही दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना भी था। इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का मूल विषय सुरक्षित समाज, विकसित भारत, दंड से न्याय तक है। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? ये सवाल न हमने खुद से पूछा, न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। पीएम ने बताया कि नए कानून में महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली सुनवाई 60 दिन के भीतर अपराध इसमें तय करने होंगे। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में इस साल 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू किए गए। इन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाते हैं। इन कानूनों के व्यवहारिक इस्तेमाल को एक प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों को अपने परिवार का सदस्य बताया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार में ही उन्हें सम्मान दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पुराने कानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया। 2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था, ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लोकसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर हालात सामान्य हैं और फिलहाल शांति बहाली की कोशिश जारी है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आपसी सहमति से ही सभी मसलों का समाधान किया जाएगा। एस जयशंकर ने शांति बहाली के लिए सेना के कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने सीमा पर किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। The ensuring of our national security in this manner is the result of cumulative and coordinated endeavors of many parts of the government, obviously centered around our defense and security forces. The competence and professionalism of our services in this period was displayed in our speedy and effective counter-deployment. In the negotiations with China, the defense and diplomatic arms worked in lockstep to ensure that our national interests were comprehensively met. So, in that context, the House would also recognize that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. The Border Roads Organization, BRO, alone has incurred 3 times the expenditure level of what it was a decade ago. Whether it is the length of the road networks, of the bridges or the number of tunnels, there has been a substantial increase over the earlier period. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग संशोधन कानून विधेयक 2024 पेश किया। ये विधेयक कई प्रमुख बैंकिंग संबंधित कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 शामिल है। इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता और नियमन को बेहतर बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों
द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और बीएल वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में असाधारण प्रतिबद्धता और उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और राज्य, जिला, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। दिव्यांग उद्यमियों के नेटवर्क की स्थापना करने वाले आइडिया के संस्थापक और सीईओ मल्लिकार्जुना आइथा को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में प्रदान किया गया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं मल्लिकार्जुन आइथा साहब, उन्हें राष्ट्रपति ने पुरस्कार से नवाजा है। बात करते हैं। दिव्यांगजन उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है आइडिया के अंदर विगत वर्षों से हम लोगों ने जो क्रिएट किया है। सर, किस तरह से आप काम करते हैं दिव्यांगजनों के लिए? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी थी, उसमें दिव्यांगजन ना छूट जाए इस वजह से आइडिया की स्थापना की गई थी। उद्यमिता के माध्यम से और स्वरोजगार के नाते स्वावलंबी भारत का निर्माण हो सकती है क्या, इस धारणा के साथ आइडिया का गठन हुआ। विगत 4 वर्षों में 1200 से ज़्यादा दिव्यांग उद्यमी 10 राज्यों में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अपना व्यवसाय चला रहे। अब लेने वाले से देने वाले का एक यात्रा उन लोगों ने शुरू किया है। नाउ फ्रॉम टेकर्स टू द गिवर्स द कंट्रीब्यूटर्स, दिव्यांगजन इस देश जब विश्वगुरु बनेगी उसमें अपना एक योगदान रखना चाहते हैं। और इस संकल्प के साथ आइडिया एक इकोसिस्टम के नाते भारत का पहला इंक्यूबेशन इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, जिसमें दिव्यांगजन उद्यमियों को ट्रेनिंग, मेंटरशिप, सीड फंडिंग और लगातार एक धन नेटवर्क के माध्यम से, दिव्यांगजन हुनर आत्मनिर्भर नेटवर्क के माध्यम से इनका लीडरशिप बिल्ड की जा रही है। कैसा लगता है सर, अब दिव्यांगों को प्रोत्साहन दिया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री 2016 में दिव्यांग शब्द दिया, उसे एक सेक्टर का रूप लेना शुरू हुआ। 21 तरह के दिव्यांगता के जितने भी लोग हैं अब एक कम्युनिटी के नाते देखा जा रहा है और देखने का नज़रिया भी बदल गया है कि केवल डिसेबिलिटीज़ ने एबिलिटीज़ को देखा जाए। इसलिए जहाँ पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, एक दिव्यांग उद्यमी या दिव्यांग कलाकार के साथ अपना सेल्फी खींचते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अब हमें समानता की ओर जाना चाहिए और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें दिव्यांग नहीं कर सकते। ये थे मल्लिकार्जुन आइथा साहब जो बता रहे थे किस तरह से लोगों की मानसिकता बदलने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिव्यांग नाम दिया तो उसके बाद से लोगों की सोच बहुत बदली है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सीधे आपको ले चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ICAR और CIRCOT के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह और ICAR मुंबई में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। ये आप और हमारे सामने प्रश्न है। In a country of 1.4 billion people, a network of such institutions dotting every nook and corner of the country, covering every activity of agronomy. हो क्या रहा है? किसान का परिदृश्य बदल रहा है क्या? किसान तक पहुंच रही है क्या बात? The disconnect could not be more. मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है। एक अनुभवी व्यक्ति आज के दिन भारत का कृषि मंत्री है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की, ग्रामीण विकास की, क्योंकि जब अपने बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आज ऊंचाई पर है, 5वीं महाशक्ति हैं हम दुनिया में, 3री बनने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए, भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम है। कितना किसान के लिए करो उसका असर देश पर पड़ेगा, सकारात्मक रूप से पड़ेगा। जब संस्थाओं को देखता हूं और पाता हूं कि इनका असर कहां पर है। If we will not self-audit, who will? We cannot reduce our functions to be ceremonial. हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है? तकनीकी नहीं आ रही है? ये सोचने की बात है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि मसला कितना ही बड़ा हो, विवाद कितना ही गंभीर हो, उसका समाधान बातचीत से है और विश्व स्तर पर कूटनीति से है। हम अपनों से नहीं लड़ सकते, हम अपनों को नहीं इस हालत में डाल सकते कि वो कब तक लड़ेंगे। हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। अरे भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी करना है, दिल को चोटिल थोड़ी करना है। I will call upon the Director General and appeal to the Honorable Minister, Indian Council of Agriculture Research, all its affiliates, universities, research centers must be firing on all cylinders to work for a situation to bring about economic prosperity to the farmer. मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। उन्होंने पहले जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एसकेएम और केएमएम, वो आंदोलित हैं। उन्होंने मेरी भावना को समझा और फिर माननीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए? उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है
तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड टू अ माइक्रो and medium scale industries at his farmland to add value to his product. आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मची खींचतान पर भाजपा सांसद शमिक भट्टाचार्य से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। और शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि इंडी गठबंधन में जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।